हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 के बिहाइव टेक्स्ट बुक के 8th चैप्टर का पोएम ऑन किलिंग ए ट्री का डिस्कशन करेंगे। बच्चों, इस पोएम को लिखा गया है इंडियन पोएट गिव पटेल के द्वारा। यह एक बहुत ही सेंसिटिव और आयरनिकल पोएम है। सबसे पहले समझते हैं कि आयरनिकल क्या होता है। बच्चों, आयरनिकल है जो वर्ड आयरनी से बना है और इसका मतलब होता है द यूज ऑफ वर्ड्स विच मीन्स जस्ट द अपोजिट ऑफ व्हाट वी वांट टू कन्वे। मतलब जो कुछ भी हम कहना चाहें, कन्वे करना चाहें, ठीक अगर उसका उल्टा में नहीं निकले तो उसे हम लोग आयरनी बोलते हैं। बच्चों, इस पोएम को आयरनिकल पोएम इसलिए कहा गया है क्योंकि इस पोएम में भी कुछ इस तरह के मैसेज को कन्वे किया गया, बताया गया है। इस पोएम का टाइटल ऑन किलिंग अ ट्री है और इस पोएम में पोएट बहुत सारे तरीके के बारे में बताते हैं कि एक ट्री को हम कैसे किल कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड को बताते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पोएट हैं जो ट्री किलिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। बच्चों, इस पोएम में पोएट हैं जो ट्री किलिंग के अगेंस्ट में हैं, वो डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट में हैं और साथ साथ वो हम रीडर से भी चाहते हैं कि जितना हो सके हम लोग ट्री प्लांटेशन के ऊपर ध्यान दें। ओके, तो इस कारण से इस पोएम को आयरनिकल पोएम कहा गया है क्योंकि इस पोएम में पोएट बताते हैं तो ट्री किलिंग को लेकर के, लेकिन उनका इरादा, उनका पर्पस बिल्कुल भी ये नहीं है। ओके, अब देखिए इस पोएम को हम लोग लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करते हैं और इसके मीनिंग को समझते हैं। बच्चों, यहाँ लिखा गया है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज। अब जरूर कभी ना कभी ऑब्जर्व किए होंगे, देखे होंगे लोगों को क्या करते हुए, ट्रीज को कट करते हुए। ओके, बट कैन दे किल ए ट्री, लेकिन क्या वो लोग ट्री को सचमुच में किल कर सकते हैं क्या, ऐसा पोएट कहते हैं। फिर आगे पोएट क्वेश्चन करते हैं इज इट डू सो, क्या ऐसा करना आसान होता है। तो बच्चों, पोएट के अकॉर्डिंग ट्री को किल करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। आगे बोलते हैं लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग अ ट्री। तो चलिए पोएम को पढ़ते हैं और पता करते हैं कि पोएट क्या कहते हैं ट्री को किल करने के लेकर के। अब देखिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट सेशन के मीनिंग को समझेंगे, फिर उसके बाद सेकंड को समझेंगे। बच्चों, इस पोएम को फ्री वर्स में लिखा गया है। इस पोएम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। ओके, पोएट लिखते हैं इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री। बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, समय लग जाता है एक ट्री को किल करने में, ये इतना आसान काम नहीं है। फिर सेकंड लाइन में लिखते हैं नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। विल डू इट मतलब विल किल इट। आगे लिखते हैं कि नाइफ के एक सिंपल जैब के द्वारा। जैब का मतलब क्या होता है, तो जैब का मतलब होता है टू हिट समथिंग विथ सम पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ को हिट करना किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसको बोलते हैं जैब। और हम जानते हैं कि नाइफ का जो फ्रंट पार्ट होता है ना, वो पॉइंटेड होता है। अगर नाइफ के द्वारा हम किसी ट्री को हिट करें तो क्या उससे ट्री का डेथ हो जाएगा क्या, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वहीं पोएट लिखते हैं कि नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट, मतलब विल किल इट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, हम ट्री को किल नहीं कर सकते हैं एक नाइफ के सिंपल जैब के द्वारा। पोएट आगे लिखते हैं इट हैज़ ग्रोन स्लोली। ट्री है जो धीरे धीरे ग्रो करता है, इसका जो ग्रोथ का स्टेज है, डेवलपमेंट का जो स्टेज है ना, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। और कैसे ग्रो करता है, कंज्यूमिंग द अर्थ। अर्थ के ऊपर ये स्टे करता है और अर्थ के अंदर जो कुछ भी उसे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स मिलता है ना, उसको कंज्यूम करते करते वो धीरे धीरे ग्रो करता है ट्री। ओके, राइजिंग आउट ऑफ इट, यहाँ इट आया अर्थ के लिए, राइजिंग आउट ऑफ द अर्थ। और ट्री के सरफेस से धीरे धीरे वो राइज करता है, धीरे धीरे वो ऊपर उठते जाता है और एक बहुत बड़ा ट्री का फिर फॉर्म आगे जा करके ले लेता है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। फीड अपॉन का मतलब होता है बच्चों टू ईट एंड बी डिपेंडेंट ऑन, खा करके जिंदा रहना, उसको बोलते हैं फीड अपॉन या फीड ऑन। और फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, यहाँ क्रस्ट का मतलब अर्थ का सरफेस। अर्थ के सरफेस के ऊपर और उसके नीचे वाटर होता है, मिनरल्स होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, जो कुछ भी होता है उसके ऊपर वो खा करके जिंदा रहता है और ट्री आगे क्या करता है, ग्रो करता है, डेवलप करता है। ओके, और आगे लिखा गया है ऑब्जर्विंग, वो ऑब्जर्व करता है। क्या ऑब्जर्व करता है, ईयर्स ऑफ सनलाइट, सालों भर वो सन के रेज को, सन के लाइट को ऑब्जर्व करता है। और एयर, वो एयर ऑब्जर्व करता है। एयर कहाँ से ऑब्जर्व करेगा, एटमॉस्फेयर से, इन द फॉर्म ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और वाटर ऑब्जर्व करता है, वाटर कहाँ से, अर्थ के सरफेस से। तो ये तीन चीज़ चाहिए, सनलाइट, एयर और वाटर चाहिए एक ट्री को ग्रोथ के लिए, एक ट्री के डेवलपमेंट के लिए। ओके, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड। फिर पोएट बोलते हैं हाइड बोलते हैं बार्क को, उसके स्किन को। और उसका जो हाइड होता है ना, वो लेप्रस, लेप्रस बोला गया है यहाँ पे डिस्कलर्ड, जो ब्राउनिश टाइप का जो उसका छाल होता है ट्री को, उसको बोला गया है लेप्रस। ओके, लेप्रस हाइड। तो उसके लेप्रस हाइड से कभी कभी क्या निकलता है, स्प्रॉटिंग लीव्स, पत्ते कुछ स्प्रॉट मतलब कि ग्रो करते हैं, निकलते हुए बाहर दिखाई पड़ते हैं। तो बेसिकली बच्चों फर्स्ट स्टेज में क्या बताया गया है कि ट्री को हम नाइफ के द्वारा, सिंपल नाइफ के जैब के द्वारा हम उसको हर्ट नहीं कर सकते हैं, और वो कैसे ग्रो करता है, क्या क्या चीज़ उसको चाहिए डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, ये सारा चीज़ में बताया गया है। अब सेकंड स्टेज में पोएट बोलते हैं सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट। यहाँ हैक का मतलब क्या होता है बच्चों, हैक का मतलब होता है टू कट इन एन इरेगुलर मैनर और टू कट इन एन अनस्किलफुल वे, उसको बोलते हैं हैक।
और चॉप का मतलब होता है टू कट रिपीटेडली। कुल मिलाकर ये हुआ कि हम ट्री को किसी भी तरह से क्यों ना कट करें, चाहे हम हैकिंग के द्वारा या चॉपिंग क्यों ना करें, बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट। वॉन्ट डू इट मतलब वॉन्ट किल इट। हम हैकिंग और चॉपिंग के द्वारा भी हम ट्री को किल नहीं कर सकते हैं। नॉट सो मच पेन विल डू इट। और हैकिंग और चॉपिंग के द्वारा ज़्यादा ट्री को पेन भी महसूस नहीं होगा। यहाँ इट आया है ट्री के लिए। नॉट सो मच पेन विल डू इट। ओके। द ब्लीडिंग वार्क, सपोज कि हम ट्री को कट करते हैं। ओके, तो जहाँ से कट करेंगे ना, तो उसका जो बार्क है, बार्क मतलब उसको स्किन, उसके हाइड, उसके छाल को बोला गया बार्क, तो उसका बार्क है ना जो ब्लीड करता है, लेकिन ब्लीड करेगा नॉट इन द फॉर्म ऑफ ब्लड लाइक ह्यूमन बींग्स। ओके, यहाँ पे उसका बार्क ब्लीड तो करता है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ वाटरी फ्लूइड, जिसको बोलते हैं सैप, SAP, सैप। ओके, तो उसका जो बार्क है वो ब्लीड तो करता है, लेकिन उसका ब्लीडिंग बार्क है जो समय के साथ क्या कर देता है, हील कर देता है। आगे आने वाले टाइम में वो क्योर हो जाता है, ठीक हो जाता है। उसका जो घाव है, वुंड है, वो भर जाता है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है अपने आप बिना कोई मेडिकेशन से। लेकिन ह्यूमन बीइंग के साथ ऐसा नहीं होता है, उसको मेडिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहाँ ट्री का जो बार्क है, ब्लीडिंग बार्क, जो कि सैप के रूप में उसका वाटरी फ्लूइड निकलते रहता है, वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, हील कर जाता है। आगे लिखा गया है एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और जहाँ पे उसको हम काटते हैं उसी के आसपास, ग्राउंड के आसपास से क्या होता है ना, विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। कर्ल मतलब ट्विस्टेड, ग्रीन ट्विग्स, ट्विग्स मतलब कि स्मॉल ब्रांचेज वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। बहुत छोटे छोटे ब्रांचेज हैं, कर्ल मतलब ट्विस्टेड ब्रांचेज। उसी जहाँ से काटते हैं ना, ब्लीडिंग बार्क के आसपास से कुछ छोटा छोटा ट्विग्स है जो निकलना शुरू हो जाएगा। मिनिएचर बॉज, बॉज बोलते हैं बच्चों ब्रांचेज को, बिगर ब्रांचेज को बोलते हैं बॉज। तो कुछ छोटे छोटे बॉज है, छोटे छोटे ब्रांचेज है जो ट्विग से बड़े होंगे, वो वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। कहाँ से, जहाँ पे हम ट्री को कट करते हैं और जहाँ से उसका बार्क ब्लेड होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटरी फ्लूइड, वहाँ के आसपास से कुछ छोटे छोटे बॉज हैं, ब्रांचेज है, वो निकलना शुरू कर देंगे। बीज इफ अनचेक्ड, अनचेक्ड मतलब कि अगर उसको हम वैसे ही छोड़ दें, उसको फिर से हम अगर ना काटें, तो क्या होगा ना, आगे आने वाले टाइम में विल एक्सपैंड, वो फिर से एक्सपैंड कर जाएगा अगेन टू फॉर्मर साइज, और पहले ही जितना साइज में आकर के वो फिर से बड़ा हो जाएगा, एक बहुत बिगर ट्री का रूप ले लेगा। तो यहाँ पे पोएट ये बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट क्या बोलते हैं, नो द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। नहीं, अगर आपको सच में ट्री को किल करना है ना, तो आपको क्या करना होगा, ट्री के रूट को पुल आउट, बाहर निकालना पड़ेगा, बाहर उसको करना पड़ेगा, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। बच्चों अर्थ है जो एंकर का काम करता है, एंकर मतलब टू बाइंड, टू फासेन, ओके, टू सिक्योर, बांधने का काम है। क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ ही है जो ट्री के रूट को एंकर किए हुए रहता है, पकड़े रहता है, फासन किया रहता है। तो अगर हमको ट्री को सच में किल करना है, तो उसके रूट को एंकरिंग अर्थ से क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा, पुल आउट करना होगा। इट इज़ टू बी रोप्ड, उसको रस्सी से रोप करना होगा, टाइट बांधना होगा, एंड पुल्ड आउट, उसको बाहर निकलना होगा, स्नैप्ड आउट, उसके ब्रांचेस को, उसके रूट्स को तोड़ना होगा, स्नैप्ड आउट, उसके रूट्स को तोड़ना होगा, स्नैप्ड आउट, और पुल्ड आउट इंटायरली, और पूरी तरह से उसको बाहर निकालना होगा। तब जाकर के हम एक ट्री को कहीं किल कर सकते हैं। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, और ट्री का जो रूट से अर्थ के नीचे छुपा हुआ होता है उसको बोला गया है, उस स्थान को बोला गया अर्थ केव। तो हमको उसके रूट्स को अर्थ केव से बाहर निकालना होगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और जैसे ही ट्री के रूट्स को हम अर्थ केव से, अर्थ के नीचे से बाहर निकलते हैं ना, तब ट्री का जो स्ट्रेंथ है, उसका जो शक्ति है, वो हम लोग के सामने एक्सपोज हो जाता है, डिस्प्ले हो जाता है, पता चल जाता है। क्योंकि ट्री का जो पूरा का पूरा स्ट्रेंथ है वो कहाँ रहता है, ट्री के रूट्स में ही रहता है। ट्री का रूट जितना बड़ा होता है, हम मानते हैं कि ट्री उतना ही शक्तिशाली है। ट्री का रूट जितना छोटा होता है, हम मानते हैं कि ट्री उतना ही कम शक्तिशाली है, कम पावरफुल है। तो ट्री का जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ छिपा रहता है, उसके रूट्स में। और तब जा करके जब हम रूट्स उसको बाहर निकलते हैं, तब उसका स्ट्रेंथ हमारे सामने क्या हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है, निकल करके सामने आ जाता है कितना पावरफुल एक ट्री होता है। द सोर्स, उसका जो ट्री का जो रूट्स है ना, वो सोर्स है, किसी सोर्स है, स्ट्रेंथ का सोर्स है। और उसका जो रूट्स है वो वाइट एंड वेट होता है, जनरली वाइट, और वेट मतलब मॉइस्चर से भरा होता है। द मोस्ट सेंसिटिव, और कहा गया है कि ट्री का जो रूट्स होता है ना, वो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, सबसे संवेदनशील भाग होता है। ट्री का सबसे सेंसिटिव पार्ट उसका ब्रांचेज, उसके फ्लावर, उसके फ्रूट्स नहीं होते हैं, बल्कि उसका सबसे सेंसिटिव पार्ट उसका रूट्स होता है। एक बार उसके रूट्स काट दोगे तो फिर से वो ग्रो नहीं कर पाएगा। और उसका जो रूट्स होता है वो कहाँ होता है, हिडन, छुपा रहता है, फॉर ईयर्स, सालों तक, इनसाइड द अर्थ, अर्थ के नीचे उसका रूट्स है जो सालों तक छुपा रहता है, और सबसे सेंसिटिव पार्ट है। अब देखिए लास्ट स्टेंजा का मीनिंग क्या है, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग। अब बात आती है स्कॉर्चिंग की और चोकिंग की। स्कॉर्चिंग का मतलब क्या होता है ना, टू पुट समथिंग इन एन इंटेंस हीट। किसी भी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा गर्मी में रखेंगे तो उसको बोलते हैं स्कॉर्चिंग। अब बात आती है स्कॉर्चिंग की। एंड चोकिंग मतलब ब्रेथलेसनेस, ठीक से सांस लेने में समस्या होना। तो हम अगर हम
ट्री के रूट्स को निकाल देते हैं ना और धूप में रखते हैं तो फिर वो स्कॉर्च होना शुरू हो जाएगा। और चोकिंग मतलब कि वो सांस नहीं ले पाएगा, क्योंकि जो CO2 उसे एटमॉस्फेयर से चाहिए थी अब उसे सांस नहीं ले पा रहा है, वो ब्रेथलेसनेस उसे हो रही है। इन सन एंड एयर, तो फिर हम ट्री को सन और एयर में रख देते हैं जहाँ पे वो स्कॉर्च हो जाता है और चोकिंग मतलब ब्रेथलेसनेस की समस्या उसे फेस करनी पड़ती है। ब्राउनिंग, धीरे धीरे उसका कलर चेंज होने लगेगा, क्योंकि ट्री जब तक जीवित था तब तक वो उसके ब्रांचेज लिप्स जो था वो हरे हरे टाइप का था। उसे धूप में 7-8 दिनों तक रख देंगे तो धीरे धीरे उसका कलर ब्राउन में चेंज होने लगेगा, तो फिर ब्राउनिंग, वो भूरा भूरा होने लगेगा। ब्राउनिंग, हार्डेनिंग, और उसका जो लकड़ियाँ जो पहले सॉफ्ट थी जब तक वो जिंदा था, लेकिन सूख जाने के बाद उसका जो लकड़ी है, ब्रांचेज है, वो क्या होने लगेगा, हार्डेनिंग, सख्त होने लगेगा। ट्विस्टिंग, और उसके जो ब्रांचेज है वो अपने आप धूप में रखने से मुड़ने लगेंगे। विदरिंग, विदरिंग मतलब कि मॉइस्चर उसे चला जाएगा, वाटर उसे चला जाएगा उसके ब्रांचेज से, उसके पत्तियों से। एंड देन इट इज़ डन, देन इट इज़ डन मतलब देन इट इज़ किल्ड। तो बच्चों तब जाकर के कहीं एक ट्री को हम लोग बिल्कुल तरह से किल कर सकते हैं। तो पोएट बताते हैं कि ट्री को किल करना इतना भी आसान नहीं है, एक बहुत ही लॉन्ग, बहुत ही लेंदी और बहुत ही मेटिकुलस प्रोसेस है। ओके, और इस पोएम का कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, इसको फ्री वर्स में लिखा गया है। तो होप आप लोगों को ये पोएम समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम इसको जितने भी राइमिंग स्कीम हैं और क्वेश्चन आंसर है इसको हम लोग लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।